मेरे दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की बात करने वाले हैं। जी हाँ, हस्बैंड ने मेंटेनेंस नहीं दिया था अपनी पत्नी को और फैमिली कोर्ट कासगंज ने उस हस्बैंड को जेल में डाल दिया था। उसके नाम के अरेस्ट वारंट इशू कर दिए थे। इससे व्यथित होकर वह हाई कोर्ट में जाता है। तो पहले हम इस केस के फैक्ट समझ लेते हैं। क्या क्या स्टोरी थी, मैटर कहां से स्टार्ट हुआ। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन। अब वीडियो स्टार्ट कर देते हैं भैया। देखो, 8 दिसंबर 2010 को कुछ सालों बाद उनकी एक बेटी होती है। बेटी होने के बाद हस्बैंड वाइफ में कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। पत्नी ने फिर फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस की एप्लीकेशन फाइल कर देती है सीआरपीसी 125 के तहत। उसका मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है। अब मेंटेनेंस टोटल बन जाता है एरियर के साथ 1,65,000। कितना? 1,65,000 मेंटेनेंस बन जाता है। हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाता है और हस्बैंड मेंटेनेंस देता नहीं है, इसलिए टोटल अमाउंट हो जाता है 1,65,000। ठीक है। अब 1,65,000 की रिकवरी के लिए उसने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की फैमिली कोर्ट कासगंज के अंदर। फैमिली कोर्ट ने क्या किया, उसने रिकवरी वारंट के साथ साथ अरेस्ट वारंट भी निकाल दिए। ठीक है। और उसको अरेस्ट कर लिया गया। उससे वह तीत होकर वह सीधा हाई कोर्ट में जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वह कहता है कि मेरे खिलाफ रिकवरी वारंट इशू हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो गया है, मुझे जेल में डाल दिया गया है। समझ रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि आपने भैया पैसा वसूल भी लिया और उसको जेल भी डाल दिया। ये तो भैया उसके लिए अन्याय है। अगर आपको पैसा लेना है तो आप पैसे की रिकवरी करें, न कि भैया आप उसको अरेस्ट करके जेल में डालें। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीआरपीसी सेक्शन 421 और सीआरपीसी सेक्शन 125(3) को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया। इस जजमेंट में भी सीआरपीसी 125 का सब क्लोज 3 और सीआरपीसी सेक्शन 421 वो भी, ये जो दो सेक्शन है वो भी इंक्लूड है इस जजमेंट में। केस है तो भैया उसका वह हाई कोर्ट में जाते हैं और उनके जो एडवोकेट है, जो काउंसिल है, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं कि मेरे क्लाइंट को अरेस्ट भी कर दिया और रिकवरी वारंट भी इशू कर दिए। रिकवरी वारंट भी इशू कर दिया और अरेस्ट भी कर लिया। ये तो उस मेरे क्लाइंट के साथ तो नाइंसाफी हुई। पहले आप पैसे की रिकवरी करें, अगर पैसे की रिकवरी हो नहीं पाती है, लास्ट में अरेस्ट वारंट इशू किए जाते हैं। लेकिन भैया फैमिली कोर्ट कासगंज ने तो यह गलत काम कर दिया। उन्होंने तो भैया रिकवरी वारंट भी इशू कर दिया और अरेस्ट करके जेल में भी डाल दिया। ये तो गलत है। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को इलीगल माना, इनवैलिड माना, उसको सेट असाइड कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीआरपीसी सेक्शन 421 को अच्छी तरह रीड आउट किया। ठीक है। उसमें देखा भैया कि मजिस्ट्रेट फैमिली कोर्ट रिकवरी वारंट इशू कर सकता है। ठीक है। उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। सेकंड, जो फैमिली कोर्ट है और जिस डिस्ट्रिक्ट में हस्बैंड रहता है उस डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को वह फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट रिकवरी वारंट इशू कर सकते हैं। ठीक है। और कलेक्टर के पास पावर है कि वह उस हस्बैंड की प्रॉपर्टी को, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करे और उसकी वाइफ को मेंटेनेंस दिलवाए। ठीक है। इस प्रकार से चीजें बोली गई है। और इसमें थर्ड पॉइंट ये भी है कि भैया विदाउट सॉलिड रीजन के, विदाउट रीजनेबल ग्राउंड के आप किसी को भी अरेस्ट नहीं करोगे। अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो आप रीजनेबल कारण डाले कि हम इनको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। आपने अरेस्ट वारंट इशू कर दिए, रिकवरी वारंट भी इशू कर दिए, लेकिन आपने तो भैया रीजनेबल ग्राउंड नहीं डाले कि हमें हस्बैंड को क्यों अरेस्ट करना चाहिए। समझ रहे हो? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला पहले आप रिकवरी वारंट इशू कीजिए। अगर रिकवरी वारंट इशू करने के बाद हस्बैंड के पास मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, तब आप अरेस्ट वारंट इशू करें। जी हाँ, फिर उसको आप जेल में भेज सकते हैं, वो भी 1 मंथ के लिए। ठीक है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट जो कासगंज का जो डिसीजन था उसको इलीगल बोला भैया पहले रिकवरी वारंट इशू होगा, फिर अरेस्ट वारंट इशू होगा। अगर आप अपनी वाइफ को मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि फैमिली कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट आपको आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर देंगे। नहीं, वो पहले रिकवरी वारंट इशू करेंगे, फिर अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। अगर आप पैसा नहीं देते हैं, रिकवरी हो नहीं पाती है, तब वह मजिस्ट्रेट साहब फैमिली कोर्ट क्या करेंगे? अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। डायरेक्ट वह अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जजमेंट में साफ साफ क्लियरली बोला था।
मेरे दोस्तों, अगर आपका केस इस जजमेंट से मिलता जुलता है, आपके केस की जो फैक्ट है, सरकमस्टांस है, इस केस से मिलते जुलते हैं, तो अब आप इस जजमेंट को यूज करते हुए आप हाई कोर्ट में जाएं और अपना अरेस्ट वारंट कैंसिल करवाएं। अगर हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं देता अपनी पत्नी को, तो भैया वो एजुकेशन की एप्लीकेशन फाइल करेगी। इसके बाद उसको बुलाया जाएगा नोटिस करके, फिर आर्ग्यूमेंट होगा। मजिस्ट्रेट साहब, कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि भैया जी हाँ, इसने पैसे नहीं दिए हैं, इसके पास कोई ऐसा सॉलिड रीजन नहीं है, तो उसके नाम के रिकवरी वारंट इशू हो जाएंगे, ना कि अरेस्ट वारंट। और मजिस्ट्रेट साहब दोनों एक साथ वारंट इशू नहीं कर सकते, रिकवरी और अरेस्ट। पहले वे रिकवरी वारंट इशू करेंगे, इसके बाद रिकवरी हो नहीं पाती है, फिर वह अरेस्ट वारंट इशू करेंगे। डायरेक्ट वह अरेस्ट वारंट इशू नहीं कर सकते, करते हैं तो इलीगल है। इसका मतलब जो जज साहब है, जो कोर्ट में जो बैठे हैं, फैमिली कोर्ट में मजिस्ट्रेट, वो अपनी मन की मर्जी कर रहे हैं। आप हाई कोर्ट में कंप्लेन करते हैं उनकी। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।